Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास के उन दो तूफानी दशकों की जो दो विश्व युद्धों के ठीक बीच में थे। ये एक ऐसा दौर था जिसने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? इस पूरे विश्लेषण में हम एक जासूस की तरह सुराग जोड़ेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि शांति का वो महल इतनी जल्दी ताश के पत्तों की तरह आखिर बिखर कैसे गया। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस अस्थिर शांति की नींव रखी गई थी। चलिए उस संधि को देखते हैं जिसे असल में शांति की गारंटी देनी थी। ये जो टेबल है ना, ये साफ साफ दिखाती है कि जर्मनी पर कितनी कठोर शर्तें थोपी गई थीं। कई लोगों का तो मानना था कि ये शांति की नींव नहीं बल्कि भविष्य में होने वाले एक और युद्ध का बीज था। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि इस संधि ने शांति नहीं बल्कि नफरत और आर्थिक तबाही पैदा की, और यहीं से समझो पहला डोमिनो गिला। तो अब पहेली के अगले टुकड़े को देखते हैं। ये देखते हैं कि कैसे इस राजनीतिक कमजोरी पर एक भयानक आर्थिक सुनामी आ गई और इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 1920 का जो दशक था ना, वो उम्मीदों से भरा था। मतलब चारों तरफ आत्मविश्वास था। लोगों को लग रहा था कि ये सुनहरा दौर कभी खत्म ही नहीं होगा, और इसी भरोसे में सबने अपनी बचत शेयर बाजार में लगा दी। पर उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर आया साल 1929, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक संक्रमण की तरह पूरी दुनिया में फैल गई, जिससे लोग एकदम निराश हो गए और अब वो किसी भी तरह का समाधान चाहते थे बस। तो हुआ ये कि जब लोकतंत्र लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा था, तो लोगों ने ऐसे मजबूत नेताओं की तरफ देखना शुरू कर दिया जो किसी भी कीमत पर सब ठीक करने का वादा कर रहे थे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सर्वसत्तावाद या टोटालिटेरियनिज्म। ये एक ऐसी सरकार है जो लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर, मतलब हर पहलू पर पूरा कंट्रोल चाहती है। अब ये स्लाइड जो है ये सच में बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे इन नए शासनों ने कंट्रोल का एक पूरा का पूरा सिस्टम बना लिया था जो लोगों की जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करता था। और इसी सर्वसत्तावाद का एक सबसे खतरनाक रूप जो उभर कर सामने आया वो था फासीवाद। ये एक ऐसी सोच थी जो कट्टर राष्ट्रवाद पर टिकी थी। और यहाँ देखिए, ये स्लाइड फाशीवाद और लोकतंत्र के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीयता। एक तरफ तानाशाही, दूसरी तरफ लोगों के अधिकार। एकदम जमीन आसमान का फर्क। और ये जो विचारधाराओं का संकट था ना, ये सिर्फ यूरोप तक ही नहीं रुका। अर्जेंटीना जैसे देशों में भी फासीवाद से प्रेरित आंदोलन शुरू हो गए थे। मतलब ये आग पूरी दुनिया में फैलने लगी थी। तो हुआ ये कि इन ताकतवर आक्रामक सरकारों के सत्ता में आते ही दुनिया का जो नाजुक सा बैलेंस था ना, वो पूरी तरह से बिखरने लगा। डोमिनोज अब तेजी से गिरने लगे थे। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक एक करके हुए हमलों की एक डरावनी कहानी बताती है। 1931 जापान ने मंचूरिया पर हमला किया, फिर 35 में इटली ने इथियोपिया पर। उसी साल चीन में कम्युनिस्ट सत्ता मजबूत हुई। फिर 36 में जर्मनी ने राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। 38 में ऑस्ट्रिया को हड़प लिया और फिर 1939 में पोलैंड पर हमला। हर एक घटना दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के और करीब धकेल रही थी। एक इतिहासकार हैं फिनले हूपर। उन्होंने रोम के बारे में एक बात कही थी जो यहाँ एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने कहा, रोम का पतन कोई एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया थी। और ये संकट भी ठीक वैसा ही था, कोई एक घटना नहीं बल्कि धीरे धीरे इकट्ठा होता एक तूफान। तो 1930 का दशक खत्म होते होते एक ऐसे महायुद्ध के लिए स्टेज पूरी तरह से तैयार हो चुका था जो इतिहास में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला था। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या लगता है, क्या कोई ऐसा मोड़ था जहां इन गिरते हुए डोमिनोज को रोका जा सकता था, या फिर ये तबाही होनी ही थी, तय थी? Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.